नमस्कार, आप सबका स्वागत है गोविंदम डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। अपनी 2 क्लास के बाद आज अपन तीसरी क्लास को लेकर परिचर्चा करेंगे और तीसरी क्लास जो है उसके अंदर अपन आज 2 टॉपिक पूरे करेंगे। अपन ने शुरुआत की थी संविधान से और संविधान में अपन ने पहला टॉपिक पढ़ा था सामान्य परिचय, दूसरा टॉपिक अपन पढ़ रहे थे विदेशी स्रोत, और विदेशी स्रोत में अभी एक लास्ट पॉइंट बचा है, उसकी परिचर्चा करके उसके बाद अपन आगे के टॉपिक शुरू करेंगे। तो शुरू करने से पहले आई होप मैं आपसे ज़रूर अपेक्षा करता हूँ या आशा करता हूँ कि आपने बिल्कुल गहराई के साथ वो 2 टॉपिकों के बारे में अध्ययन किया है, क्योंकि जब तक आप पीछे का नहीं समझोगे तब तक आगे की क्लास में थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। इसलिए किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम ना हो इसके लिए आप साथ में पीछे क्लास भी देखें, पूरा वीडियो देखें शुरू से लेकर अंत तक। अगर क्लास को देखोगे तभी कोई बेनिफिट हो पाएगा, अदरवाइज़ कोई बेनिफिट नहीं है। क्योंकि अभी घोषणा की है एयरफोर्स ने कि जुलाई के 2nd वीक के अंदर वो डेट जारी करेगा कि एग्ज़ाम कब होनी है। ठीक है, तो एग्ज़ाम अभी आपके सामने है आने वाले समय के अंदर, तो आपको बहुत अच्छी प्रकार से तैयारी करनी है। तो उसी तैयारी के लिए अपने गोविंदम डिफेंस एकेडमी ने प्लेटफॉर्म जो जारी किया है उसका आपको भरपूर फ़ायदा उठाना है। ठीक है, तो अपना टॉपिक क्या चल रहा था? अपना दूसरा टॉपिक चल रहा था विदेशी स्रोत। अपना दूसरा टॉपिक कौन सा चल रहा था? विदेशी स्रोत वाला टॉपिक चल रहा था। अब इस विदेशी स्रोत में अपन ने कितने देशों के बारे में अध्ययन कर लिया था? 9 देशों के बारे में अपन ने पढ़ लिया था। आज अपन पढ़ेंगे 10वें देश के बारे में। तो आज का जो अपना 10वां देश होगा वो कौन सा होगा? इंग्लैंड। भारतीय संविधान में इंग्लैंड देश से क्या क्या लिया गया है उसको लेकर अपन अध्ययन करेंगे। इससे पहले अपने अमेरिका के बारे में पढ़ा था कि भारतीय संविधान में अमेरिका देश से क्या क्या लिया गया है। अब अपन बात करेंगे इंग्लैंड देश से क्या क्या लिया गया है। पहली बात तो इंग्लैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? तो आप सबको पता है इंग्लैंड की राजधानी है लंदन, जो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? टेम्स या थेम्स नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और उसकी मुद्रा क्या हो जाएगी? इंग्लैंड की पाउंड। क्या हो जाएगी? पाउंड इसकी क्या हो जाएगी? मुद्रा हो जाएगी। आज अपन इंग्लैंड के बारे में बात करते हैं कि भारतीय संविधान में इंग्लैंड देश से क्या क्या प्रावधान लेने का कार्य किया गया है। तो देखो, सबसे पहले मैं जिक्र करूं तो भारतीय संविधान में प्रधानमंत्री का पद, किसका पद? प्रधानमंत्री का पद। तो भारतीय संविधान में जो प्रधानमंत्री का पद है ये कौन से देश से लिया गया है? जो प्रधानमंत्री का पद है ये इंग्लैंड देश से लिया गया है। इसके अलावा जिक्र किया जाए तो मंत्री परिषद का प्रावधान, किसका प्रावधान है? मंत्री परिषद का प्रावधान। तो भारतीय संविधान में मंत्री परिषद का प्रावधान भी कौन से देश से लिया गया है? इंग्लैंड देश से लिया गया है। मंत्री परिषद का मतलब क्या हुआ? मंत्रियों का समूह है। जैसे गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, चिकित्सा मंत्री, ये जितने भी मंत्री हैं इनको एक साथ में क्या कहा जाता है? सबको मंत्री परिषद के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलो इसके आगे जिक्र किया जाए तो इसके अलावा इकहरी नागरिकता, कौन सी नागरिकता? इकहरी, या इसे अपन क्या बोल सकते हैं? एकल नागरिकता। तो भारतीय संविधान में इकहरी या एकल नागरिकता कौन से देश से ली गई है? तो भारतीय संविधान में इकहरी या एकल जो नागरिकता है वो इंग्लैंड देश से ली गई है। इकहरी या एकल नागरिकता का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि भारत के अंदर एक ही नागरिकता है। अपन जितने भी भारत के 139.5 करोड़ जो जनसंख्या है अपनी, ये सभी के सभी अगर जिक्र किया जाए तो हम कौन से देश के हैं? हम सभी के सभी भारत के हैं। अपने पास एक ही नागरिकता है, हम सब भारत के हैं। आप पर्टिकुलर किसी राज्य के नहीं हैं, किसी गांव के नहीं हैं, वो आप रह रहे हैं वो एक अलग बात है, लेकिन आपको नागरिकता कहाँ की है? तो आपको नागरिकता भारत देश की प्रदान की गई है। ठीक है, तो इकहरी नागरिकता है। हालांकि धारा 370 हटने से पहले जम्मू कश्मीर में दोहरी नागरिकता का प्रावधान था, वो अब हटा दिया गया है और वही दोहरी नागरिकता अमेरिका देश से ली गई है। और एकल नागरिकता है वो कौन से देश से ली गई है? इंग्लैंड देश से लेने का कार्य किया गया है। ठीक है, इसके अलावा देखो प्रधानमंत्री का पद, मंत्री परिषद का प्रावधान, इकहरी या इसके अलावा एकल नागरिकता हो गई। इसके अलावा जिला कलेक्टर का पद, किसका पद? जिला कलेक्टर का पद। तो भारतीय संविधान में जो जिला कलेक्टर है, इस जिला कलेक्टर का पद भी कौन से देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में जिला कलेक्टर का पद भी कहाँ से लिया गया है? इंग्लैंड देश से लेने का कार्य किया गया है। ठीक है, इसके अलावा देखो इसके आगे बात की जाए तो संसदीय प्रणाली,
कौन सी प्रणाली? संसदीय प्रणाली। तो भारतीय संविधान के अंदर संसदीय प्रणाली का प्रावधान भी कौन से देश से लिया गया है? संसदीय प्रणाली का प्रावधान भी कौन से देश से लिया गया है? इंग्लैंड देश से लेने का कार्य किया गया है। ठीक है, संसदीय प्रणाली के अंतर्गत अपने देश के प्रमुख की बात की जाए तो प्रधानमंत्री वगैरह होते हैं। और संसदीय प्रणाली का मतलब हो गया कि अपने देश का जो प्रतिनिधि है ये कौन करेगा? ये जनता डिसाइड करेगी कि हमारे देश का प्रतिनिधित्व है कौन करेगा। जनता के द्वारा तय किया जाएगा और व्यक्तियों का जो समूह है वो मिलकर क्या करेगा कि जनता जो है वो एक प्रधानमंत्री पद के रूप में व्यक्ति को चुनेगी और वही आगे अपने देश को क्या करेगा? कार्य संचालन करने का कार्य करेगा। ये प्रावधान जो मेन प्रावधान है अकॉर्डिंग नेवी एयरफोर्स के, ये कौन से देश से लिए गए हैं? इंग्लैंड देश से लेने के कार्य किए गए हैं। ठीक है, यहाँ अपना दूसरा टॉपिक कंप्लीट होता है। तो अपना पहला टॉपिक था सामान्य परिचय, दूसरा टॉपिक हो गया विदेशी स्रोत हो गया। ठीक है, यहाँ तक किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने 2 टॉपिक पढ़ा दिए और दोनों टॉपिक से मिलाकर नेवी के अंदर 100% एक प्रश्न पूछा जाएगा। इसमें कोई झिझकने की या कोई आनाकानी बोलते हैं उसका कोई मतलब सवाल पैदा नहीं होता है। यहाँ से 1% आपका सॉलिड क्या हो जाता है? तैयार हो जाएगा। ठीक है, चलो आज अपना बात करते हैं तीसरे टॉपिक की। अभी अपन बात करेंगे तीसरे टॉपिक की और आज का अपना तीसरा जो टॉपिक होगा वो तीसरा टॉपिक कौन सा होगा? प्रस्तावना। अपन पढ़ेंगे तीसरे टॉपिक और तीसरा टॉपिक कौन सा हो गया? प्रस्तावना। तो प्रस्तावना इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? उद्देशिका। इसी का दूसरा नाम क्या हो जाएगा? उद्देशिका। प्रस्तावना या उद्देशिका के बारे में अध्ययन करेंगे। देखो प्रस्तावना क्या है, इससे पहले मैं आपको शुरू करने से पहले इस प्रस्तावना से रिलेटेड शब्द है ये प्रस्तावना, इसके बारे में 2 बात करूँगा। पहले बात है कि प्रस्तावना का अर्थ क्या होता है। अगर प्रश्न पूछा जाए कि भाई प्रस्तावना का अर्थ क्या होता है, तो प्रस्तावना का अर्थ क्या होता है? परिचय। प्रस्तावना का अर्थ क्या होता है? परिचय। अर्थात विश्व के जितने भी देशों का संविधान लिखा हुआ है उन सब देशों के संविधान की शुरुआत कहाँ से होती है? प्रस्तावना से होती है। मतलब आज पूरे विश्व के अंदर जितने भी देशों का संविधान लिखा हुआ है, हर देश के संविधान की शुरुआत कहाँ से होती है? प्रस्तावना से होती है। ठीक है, और आपने 10वीं क्लास तक या 12वीं क्लास तक हिंदी के अंदर निबंध जरूर लिखा होगा और उस निबंध के आप शुरुआत कहाँ से करते थे? तो प्रस्तावना से करते थे। वो जो प्रस्तावना अपन वहाँ लिखते थे उसका मतलब होता था कि जो आप निबंध लिख रहे हैं उसके बारे में आप नॉर्मल सी बातें बताओ कि आप किसके बारे में निबंध लिख रहे हैं। ऐसे ही जितने भी देशों का संविधान शुरू होता है तो उनके देश के संविधान में मोटी मोटी बातें क्या हैं? अर्थात उनका कॉमन सा परिचय को शुरुआत में जोड़ा गया है। उसी प्रकार भारत का जो संविधान है वो भारत के संविधान में भी क्या किया गया है? प्रारंभ के अंदर क्या किया गया? प्रस्तावना को जोड़ने का कार्य किया गया है। और प्रस्तावना का अर्थ क्या हो गया? तो प्रस्तावना का अर्थ होता है परिचय। और प्रस्तावना का ही दूसरा नाम पूछा जाए तो दूसरा नाम क्या हो जाएगा? उद्देशिका। क्या हो जाएगा? उद्देशिका हो जाएगा। अब शुरू करते हैं। देखो भारत के संविधान का निर्माण किसने किया? मैंने आपने पहले भी डिस्कस किया था। भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। भारतीय संविधान का निर्माण किसके द्वारा किया गया था? तो भारतीय संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया था। संविधान सभा किसे कहते हैं? व्यक्तियों का वह समूह है जिसने मिलकर भारतीय संविधान का अध्ययन किया। उन व्यक्तियों के समूह को क्या कहते हैं? संविधान सभा के नाम से जाना जाता है। तो संविधान सभा के अंदर क्या रखा गया? ये प्रस्तावना को जोड़ने का क्या रखा गया? प्रस्ताव रखने का कार्य किया गया। ठीक है, तो देखिए व्यक्ति का नाम है पंडित जवाहरलाल नेहरू। व्यक्ति का नाम क्या है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो देखो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को, कब की बात है? 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा के समक्ष, किसके समक्ष? संविधान सभा के समक्ष किसका प्रस्ताव रखा? प्रस्तावना का क्या रखा? प्रस्ताव। भाई अपने देश के संविधान का निर्माण कौन कर रही थी? ये संविधान सभा कर रही थी। अब जो संविधान सभा निर्माण कर रही थी, इसी संविधान सभा के जो सदस्य थे इनमें से एक सदस्य कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, अब मीटिंग चल रही थी, बैठक चल रही थी। अब बैठक का तारीख थी 13 दिसंबर 1946। सभी संविधान सभा के सदस्य बैठे हुए थे। तो 13 दिसंबर 1946 को सभी संविधान सभा के सदस्य बैठक चल रही थी। उस बैठक में नेहरू जी ने यह प्रस्ताव रख दिया। क्या प्रस्ताव रखा?
कि क्यों न अपने देश के संविधान की शुरुआत भी कहाँ से की जाए, प्रस्तावना से की जाए। कि भाई जिस प्रकार बाकी देशों के संविधान की शुरुआत प्रस्तावना से होती है, क्यों न उसी प्रकार भारत देश के संविधान की शुरुआत भी कहाँ से की जाए, प्रस्तावना से करने का कार्य किया जाए। ये क्या रखा गया, ये प्रस्ताव रखने का कार्य किया गया। ठीक है, तो बाद में सदस्यों ने क्या की, इस पर परिचर्चा की। परिचर्चा करने के बाद संविधान सभा ने जो प्रस्तावना का जो प्रस्ताव रखा गया था, इसे 22 जनवरी 1947 को क्या प्रदान कर दी, मंजूरी प्रदान करने का कार्य किया। मतलब जो प्रस्ताव रखा गया था 13 दिसंबर 1946 को, इस प्रस्ताव पर संविधान सभा के सदस्यों ने परिचर्चा की और परिचर्चा करने के बाद ये डिसाइड किया गया कि जब भी भारत का संविधान बनकर तैयार हो जाएगा तो आपकी जो प्रस्तावना है इसको संविधान के शुरू में ऐड कर दिया जाएगा। ये प्रस्ताव को कब पारित किया गया, 22 जनवरी 1947 को क्या की, मंजूरी प्रदान की गई। जैसे ही मंजूरी प्रदान की तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान की क्या कहा, आत्मा। तो भारतीय संविधान की आत्मा कहा। तो भारतीय संविधान की आत्मा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे कहा, प्रस्तावना को कहा। नेहरू जी ने कहा कि अगर भारतीय संविधान में प्रस्तावना नहीं होती तो भारतीय संविधान एक प्रकार से मरे हुए व्यक्ति के समान होता, मतलब जिसमें कोई मतलब ही नहीं है। अर्थात उनका कहने का तात्पर्य ये था कि प्रस्तावना जोड़ने के बाद भारतीय संविधान पूर्णतया क्या हो गया है, एक सुनिश्चित संविधान बन गया है जिसके माध्यम से पूरे देश का संचालन किया जा सकता है। यहाँ से कम 5% बन गए, वो 500 के 500% मैं आपके सामने रिपीट कर देता हूँ। पहला प्रश्न ये बना कि भारतीय संविधान में भारतीय संविधान सभा थी, उसमें प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा। तो प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का प्रस्ताव कब रखा, तो कब रखा, 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, प्रस्तावना के प्रस्ताव को संविधान सभा ने मंजूरी कब प्रदान की, तो अगर तारीख पूछ ले तो 22 जनवरी 1947 को मंजूरी प्रदान की। 3 प्रश्न। चौथा प्रश्न, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किसे संविधान की आत्मा कहा। अब 4 ऑप्शन आ जाए, जैसे मूल अधिकार को कहा, प्रधानमंत्री को कहा, प्रस्तावना को कहा, राष्ट्रपति को कहा। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको क्या करना है, प्रस्तावना को। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना को संविधान के क्या कहा, आत्मा। प्रस्ताव इन्हीं के द्वारा रखा गया था 13 दिसंबर 1946 को, जिसे 22 जनवरी 1947 को क्या प्रदान की गई, मंजूरी प्रदान करने का कार्य किया गया। ठीक है, यहाँ तक किसी प्रकार कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 प्रश्न है, 500 एग्जाम के अंदर पूछे गए प्रश्न है। आगे देखो। ठीक है, तो और देखो इसके आगे और अपन परिचर्चा करते हैं। आगे अगर बात की जाए तो देखो प्रारंभ में, कब की बात चल रही है, प्रारंभ में भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है, इस प्रस्तावना में कितने शब्द थे, 85 शब्द थे। मतलब जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था, जब भारतीय संविधान को बनाकर तैयार कर दिया गया और भारतीय संविधान को बाद में क्या कर दिया गया, लागू कर दिया गया। लागू करते समय भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना थी, इस प्रस्तावना में कितने शब्द थे, तो 85 शब्द थे। कितने शब्द थे, 85 शब्द थे। लेकिन अगर वर्तमान का जिक्र किया जाए तो वर्तमान में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं, तो वर्तमान के अंदर भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितने शब्द हैं, 88 शब्द हैं। प्रारंभ के अंदर 85 शब्द थे, वर्तमान के अंदर 88 शब्द हैं। मतलब कितने शब्द और जोड़ दिए गए बाद में, तो 3 शब्द और जोड़े गए। कहने का मतलब है कि जब संविधान लागू हुआ तब 85 शब्द थे, आज के दिन 88 शब्द हैं, 3 शब्द और जोड़े गए। तो सर मनमर्जी से जोड़े जा सकते हैं क्या, बिल्कुल नहीं। भारतीय संविधान में मनमर्जी से कुछ नहीं होता। अगर आपको संविधान में कोई भी चेंज करना है या संविधान में कोई किसी को ऐड करना है, किसी प्रस्ताव को या किसी वर्ड को जो भी करना है, ऐड करना है, तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना होगा, संविधान संशोधन। क्या करना होगा, संविधान संशोधन करना होगा। और जो संविधान संशोधन की जो प्रक्रिया है, यह संविधान संशोधन की प्रक्रिया कौन से देश से ली गई है, तो भारतीय संविधान में संविधान संशोधन की प्रक्रिया वो दक्षिण अफ्रीका देश से ली गई है। और संविधान संशोधन करके ही अपन क्या कर सकते हैं, कोई चेंज कर सकते हैं। तो 85 से बढ़कर हो गए 88, इसका मतलब संविधान संशोधन किया गया। तो कौन सा संविधान संशोधन किया गया, तो किया गया 42वां। तो 42वें संविधान संशोधन, कौन सा संविधान संशोधन है, 42वां संविधान संशोधन
और 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? वर्ष 1976 में। तो वर्ष 1976 में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 3 शब्द जोड़ने के कार्य किए गए। वो 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए? एक तो अखंडता, एक शब्द तो क्या जोड़ा गया? अखंडता। दूसरा जोड़ा गया पंथ निरपेक्षता। कौन शब्द जोड़ा गया? पंथ निरपेक्षता। और एक शब्द जोड़ा गया समाजवादी। कौन सा शब्द जोड़ा गया? समाजवादी। ये 3 शब्द हैं वो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जोड़ने का कार्य किया गया। तो 85 से बढ़कर शब्द कितने हो गए? 88। कितने हो गए? 85 से बढ़कर 88 हो गए। 3 शब्द कौन कौन से हैं? एक तो है अखंडता, दूसरा है पंथ निरपेक्षता और तीसरा शब्द कौन सा हो जाएगा? समाजवादी। ठीक है, इसके लिए कौन सा संशोधन किया? 42वां। कब हुआ ये 42वां संविधान संशोधन? 1976 में। अगर इस समय देश की प्रधानमंत्री पूछ ले कि भाई 42वें संविधान संशोधन के समय देश की प्रधानमंत्री कौन थी, तो आपको सबको पता है इंदिरा गांधी। श्रीमती इंदिरा गांधी इस समय देश की क्या थी? प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत थी। कौन थी? इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री के पद पर कार्यरत थी। इन्हीं के समय ही 42वां संविधान संशोधन 1976 हुआ, जिसके तहत प्रस्तावना में अखंडता, पंथ निरपेक्षता और समाजवादी शब्द जोड़े गए। यहाँ से एग्जाम के अंदर आया हुआ प्रश्न है। प्रश्न एग्जाम में ये पूछा गया था कि 42वें संविधान संशोधन 1976 के तहत निम्नलिखित में से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया? तो ऐसी परिस्थिति में आपको ये 3 शब्द याद होने चाहिए। देखो, आपको जो 88 शब्द हैं इसमें से 3 ही शब्द याद रखने हैं। वो कौन से 3 शब्द हैं जो बाद में जोड़े गए हैं? कौन कौन से? अखंडता, पंथ निरपेक्षता और ये समाजवादी शब्द जोड़ने का कार्य किया गया है। ये पूछ ले कि प्रस्तावना में 3 शब्द कब जोड़े गए? 1976, 1978, 1980, 1985। तो ऐसी परिस्थिति में आपको करना है 1976। और इसमें देश की प्रधानमंत्री कौन थी? इंदिरा गांधी थी। कहने का मतलब है कि भारतीय संविधान में टोटल कितने शब्द हैं प्रस्तावना में? तो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है उसमें 88 शब्द हैं। कितने शब्द हैं? 88 शब्द हैं। ठीक है, आगे देखो। इसके अलावा अगर आगे जिक्र किया जाए तो भारतीय संविधान के जो प्रस्तावना में 88 शब्द हैं, इसमें भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है? तो 2 बार। कितनी बार किया गया है? 2 बार करने का कार्य किया गया है। अर्थात जो भारतीय संविधान की जो प्रस्तावना है इसमें जो 88 शब्द हैं, इसमें भारत शब्द कितनी बार आया है? 88 शब्दों में 2 बार भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। ये इंडियन नेवी एमआर के अंदर पूछा गया प्रश्न है। ये इंडियन नेवी एमआर में पूछा गया था कि प्रस्तावना में भारत शब्द का प्रयोग कितनी बार किया गया है? तो दोस्तों 2 बार करने का कार्य किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक शब्द है न्याय। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में एक शब्द है न्याय। न्याय शब्द कौन से देश से लिया गया है? रूस देश से। मतलब इन 88 जो शब्द हैं इसके अंदर एक शब्द है न्याय, और न्याय शब्द है वो कौन से देश से लिया गया है? तो कौन से देश से लिया गया है? रूस देश से लेने का कार्य किया गया है। इसके अलावा 3 शब्द और हैं। एक शब्द का नाम है समानता, एक शब्द का नाम है स्वतंत्रता, ठीक है, और एक शब्द का नाम है बंधुत्व। तो समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, ये जो 3 शब्द हैं, ये 3 शब्द कौन से देश से लिए गए हैं? तो ये 3 शब्द कौन से देश से लिए गए हैं? फ्रांस देश के संविधान से लेने का कार्य किया गया है। कहने का मतलब स्पष्ट यही हुआ कि प्रश्न ऐसा आ जाए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समानता शब्द कौन से देश से लिया गया है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आपको करना है फ्रांस से। चाहे समानता आए, चाहे स्वतंत्रता आए और चाहे बंधुत्व शब्द आए, तीनों शब्दों के नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इसका कहने का तात्पर्य क्या है। ठीक है, इसके अलावा ये जो न्याय शब्द है ये कौन से देश से लिया गया है? रूस। और जो भारत शब्द है ये प्रस्तावना में इसका कितनी बार प्रयोग किया गया है? 2 बार प्रयोग करने का कार्य किया गया है। इसके अलावा भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पहला वाक्य, अगर भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पहला वाक्य का जिक्र करें तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पहला वाक्य है हम भारत के लोग। भाई भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पहला वाक्य क्या है? हम भारत के लोग। ये भी आपको साथ में यहाँ से याद रखना है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पहला वाक्य है हम भारत के लोग। आपको जानकर ये थोड़ा सा आश्चर्य होगा कि अपने देश के संविधान की शुरुआत इस शब्द से होती है।
यहाँ से अपने देश के संविधान की शुरुआत होती है। जैसे अपन संविधान का पहला पेज पढ़ेंगे तो पहले पेज के अंदर पहला शब्द यही लिखा हुआ है, हम भारत के लोग। ये भारतीय संविधान की प्रस्तावना का कौन सा वाक्य है? पहला वाक्य है। और ये अपन ने कहाँ से लेने का कार्य किया है? तो अगर ये प्रश्न पूछ लिया जाए तो भारतीय संविधान की प्रस्तावना का पहला वाक्य है, हम भारत के लोग, ये अमेरिका देश से लेने का कार्य किया गया है। कौन से देश से लिया गया है? अमेरिका देश से लेने का कार्य किया गया है। अर्थात अपने देश की प्रस्तावना या भारत का संविधान ये कहता है कि हम सब भारत के लोग हैं। देखो, हम भारत के लोग, अपन जितने भी देश के व्यक्ति हम सब भारत के हैं, किसी धर्म के नहीं हैं, किसी अब जाति के नहीं हैं, ठीक है, किसी पर्टिकुलर स्थान के नहीं हैं, हम सब एक हैं और एक ही क्या करेंगे, साथ में रहना है। ये अपने देश के संविधान की जो प्रस्तावना है ये क्या करती है? इस बात को लागू करने का कार्य करती है। तो प्रस्तावना का पहला वाक्य हम भारत के लोग अमेरिका से लिया गया है। समानता, स्वतंत्रता, बंधुत्व शब्द फ्रांस से लिया गया है। न्याय शब्द रूस से लिया गया है। बार शब्द का प्रयोग 2 बार किया गया है। प्रारंभ में कितने शब्द थे? 85 शब्द थे। वर्तमान में 28 शब्द हैं। कितने शब्द और जोड़े गए? 3 और जोड़े गए। 3 को जोड़ने के लिए कौन सा संशोधन किया? 42वां किया। कि ये कब हुआ? वर्ष 1976 में हुआ। 3 शब्द कौन कौन से जोड़े गए? अखंडता, इसके अलावा पंथ निरपेक्षता, इसके अलावा समाजवादी शब्द जोड़े गए। ठीक है। और जब संशोधन हुआ, इस समय देश की प्रधानमंत्री कौन थी? तो इस समय देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे इसका जिक्र किया जाए तो देखो प्रस्तावना के बारे में। देखो, प्रस्तावना तो टॉपिक है, बहुत ही इजी टॉपिक है और इसके अंदर चाहे बड़ी से बड़ी एग्जाम आप IAS IPS की एग्जाम दो, चाहे आप नेवी एयरफोर्स की एग्जाम दो, इसके अंदर से जो प्रश्न होते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं एग्जाम के अंदर, उसका पैटर्न बिल्कुल सेम ही रहता है। क्योंकि प्रस्तावना से टोटल 11 से 12 क्वेश्चन बनते हैं। वो 11-12 प्रश्न ही सबके समान रूप से क्या है? उपयोगी हैं। तो प्रस्तावना के बिल्कुल अंतिम चरण में आ गए अपन, तो उसकी बात कर लेते हैं। देखो, प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान को, अब ये बात थोड़ा सा एक शब्द का फर्क है। अगर आप शब्द सीख गए कि शब्द कहना क्या चाहता है, आपका प्रश्न गलत नहीं होगा। तो ये शब्द का ही हेर फेर है, यहाँ पर थोड़ा सा आराम से शालीनता के साथ समझने का कोशिश करना। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय संविधान को 26 नवंबर 1949 अर्थात मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी विक्रम संवत 2006 को क्या किया गया? अंगीकृत। क्या किया गया? अधिनियमित। और अपन एक शब्द और भी प्रयोग कर सकते हैं, क्या किया गया? आत्मापिर्त। क्या किया गया? आत्मापिर्त करने का कार्य किया गया। ये 3 शब्द याद रखनी है। ये पूरा माजला है क्या? सर ये आपने क्या लिखा है? तो सुनने की कोशिश करना। सर मैंने ये बात लिखी है कि प्रस्तावना के अकॉर्डिंग जो भारत का संविधान है ये 26 नवंबर 1949, ये तो होगी अंग्रेजी के अंदर। इसी बात को अगर मैं हिंदी में लिखूंगा तो ऐसे लिखूंगा, मार्गशीर्ष ये महीना हो गया, शुक्ल पक्ष आपको पता 2 प्रकार के होते हैं, एक तो शुक्ल पक्ष, एक कृष्ण पक्ष। शुक्ल पक्ष ये हो गई तिथि, सप्तमी हिंदी महीने के अंदर तिथि है ना, जैसे 11, 12, ठीक है। इसके अलावा चौथ का व्रत करती हैं महिलाएं वगैरह, तो वो तिथियां सप्तमी। और कौन सा साल चल रहा था? विक्रम संवत 2006। इसी 26 नवंबर 1949 को हिंदी में ऐसा लिखा जाएगा, मार्गशीर्ष शुक्ल पक्ष सप्तमी विक्रम संवत 2006 को क्या किया गया? अंगीकृत। क्या किया गया? अधिनियमित। और क्या किया गया? आत्मापित। इन तीनों शब्दों का अर्थ होता है कि भारतीय संविधान बनकर क्या हो गया? तैयार। क्या हो गया? तैयार हो गया। पहले एग्जाम में प्रश्न ये पूछा जाता था कि भारतीय संविधान कब बनकर तैयार हुआ, तो बच्चा आराम से क्या करता था? 26 नवंबर 1949 कर देता था। अब एग्जाम के अंदर जैसे जैसे बच्चों की संख्या बढ़ती गई, उसी प्रकार से एग्जाम का पैटर्न जो है वो चेंज कर दिया। चेंज मतलब शब्द चेंज कर दिए, क्वेश्चन वही है, शब्द चेंज किए। क्या कर दिए? अब एग्जाम में प्रश्न ऐसे पूछेगा कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। चाहे अंगीकृत किया गया शब्द दे दे,
या ऐसा पूछ ले कि भारतीय संविधान को कब अधिनियमित किया गया या कब आत्मापित किया गया। इन तीनों का मतलब भी क्या होता है, तैयार होना। और कब तैयार हुआ, 26 नवंबर 1949 को बनकर क्या हुआ, तैयार हुआ। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये तीनों शब्द ही हैं, यहाँ पर शब्द का ही हेर फेर है। शब्द में कंफ्यूज मत हो जाना कि यार अंगीकृत का मतलब क्या है, अधिनियमित का मतलब क्या है, आत्मापित का मतलब क्या है। सीधा सीधा याद रखना है 26 नवंबर 1949। यहाँ से एक बात निकल कर आती है, अपन ने पहला टॉपिक पढ़ा था सामान्य परिचय। इसमें मैंने आपको एक बात के बारे में डिस्कस किया था कि भारतीय संविधान पूरा का पूरा कौन सी भाषा में लिखा गया है, तो अंग्रेजी भाषा में भारत का पूरा संविधान लिखा हुआ है। और इसी के अंदर अंग्रेजी महीनों का ही उल्लेख किया गया है, जहाँ पर भी महीने का उल्लेख किया गया है। लेकिन यहाँ से एक प्रश्न बनता है कि भारतीय संविधान में एकमात्र हिंदी महीने का उल्लेख किया गया है, एकमात्र हिंदी महीना। और एकमात्र हिंदी महीना कौन सा है, मार्गशीर्ष। कौन सा है, एकमात्र हिंदी महीने मार्गशीर्ष का क्या किया गया है, उल्लेख करने का कार्य किया गया है। तो यहाँ से आपको यह भी याद रखना है, प्रश्न ऐसा पूछ ले एग्जामिनर कि भारतीय संविधान में एकमात्र किस हिंदी महीने का उल्लेख किया गया है, तो एकमात्र किस हिंदी महीने का उल्लेख किया गया है, मार्गशीर्ष का उल्लेख करने का कार्य किया गया है। ये आपका कौन सा टॉपिक कंप्लीट हुआ, ये प्रस्तावना का अपना तीसरा छोटा सा टॉपिक था, ये कंप्लीट होता है। अपना पहला टॉपिक था सामान्य परिचय, दूसरा टॉपिक था विदेशी स्रोत, और अपना तीसरा छोटा सा टॉपिक था प्रस्तावना। और इसके बारे में मैंने बता दिया था, जो मेन बातें हैं वो अपन डिस्कस की। और यहाँ से प्रस्तावना में से जो सबसे ज़्यादा बार आया हुआ प्रश्न है वो दोस्तों ये है कि निम्नलिखित में भारतीय संविधान की प्रस्तावना को आत्मा किसने कहा। तो ऐसी स्थिति के अंदर आपको पंडित जवाहरलाल नेहरू सही आंसर करना है। ठीक है, ये अपने 3 टॉपिक कंप्लीट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखो अपने ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, अपने को वही बातें करेंगे जो एग्जाम में आई हुई हैं। मैंने पहली क्लास में भी आपको ये कहा था कि मैं वही टॉपिक डिस्कस करूँगा सभी के सभी जो आपके सिलेबस में हैं। सिलेबस से मैं बाहर नहीं जाऊँगा। अगर मैं सिलेबस से बाहर पढ़ाने लग गया तो सर चाहे मैं 6 महीने आपको पढ़ाते रहो और लास्ट में जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे तो कहोगे सर 6 महीने पढ़ाया, आया तो कुछ भी नहीं। ऐसा कुछ नहीं है, अपन वही पढ़ेंगे जो आपके एग्ज़ाम में 100% आएगा। ठीक है, अपना चौथा टॉपिक है संघ व राज्य क्षेत्र। यहाँ से एक प्रश्न आएगा 100%। देखो इस टॉपिक से संघ व राज्य क्षेत्र का जो टॉपिक है, इसमें इंडियन नेवी का तो 100% प्रश्न है, इसके अलावा इंडियन एयरफोर्स का भी क्वेश्चन आएगा। देखो दोनों एग्जाम के अंदर इस टॉपिक से क्वेश्चन आते हैं। कैसे आते हैं मैं भी आपके सामने डिस्कस करूंगा, तो आपको बड़ी आराम से आपको इसको समझना है। देखो ऐसा नहीं है कि मैं हवा के अंदर बात कर रहा हूँ, सर ये आएगा वो नहीं आएगा। आप खुद एग्ज़ाम देकर आए हैं, बच्चे जो एग्ज़ाम देकर आते हैं वो प्रश्न बताते हैं कि सर मेरे इस शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया, मेरे इस शिफ्ट के अंदर ये क्वेश्चन आया। वो बच्चे जो क्वेश्चन बताते हैं उनको अपन लिखते हैं। लिखने के बाद क्या होता है कि ऐसे आधार पर कि हाँ यार इस आधार पर अपन पढ़ाएंगे, क्योंकि लगातार 5-4 साल से बच्चे बता रहे हैं कि सर हमारे ये क्वेश्चन आ रहा है, हमारे वो क्वेश्चन आ रहे हैं। तो अब आपको पता है कि डिफेंस का पैटर्न ज़्यादा चेंज नहीं होता है। जो पेपर पिछले साल था उसमें थोड़ा बहुत परिवर्तन करते हैं और ज्यों के त्यों ही प्रश्न आते हैं। इसीलिए आपको उसी पैटर्न के ऊपर पूरा पढ़ाया जाएगा ताकि आपकी सिलेक्शन में कोई भी सब्जेक्ट बाधा न बने। ज़्यादातर साइंस के जो बैकग्राउंड के जो स्टूडेंट हैं उसमें जो जीके का पोर्शन आता है वो बड़ा ही बाधा बनता है और बच्चे जीके को दूर भागते हैं और क्या करते हैं, केवल एक्स ग्रुप की तैयारी कर लेते हैं, वाई ग्रुप में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। मैं ऐसे बच्चों को ज़रूर कहूँगा कि 1-2 बार आप लगातार 2 से 3 दिन अपनी इस क्लास को, जितनी भी क्लासें बताई जा रही हैं, इसको प्रॉपर पढ़ें। आपका जीके में इंटरेस्ट शुरू हो जाएगा और आप भी वाई ग्रुप की तैयारी करने लग जाएंगे, अर्थात आप बोथ की तैयारी करेंगे। ठीक है, नेवी की भी आपको, क्योंकि नेवी के अंदर भी जीके आता है। ऐसा थोड़ी है कि आप 3 सब्जेक्ट को पढ़कर आप पास हो जाओ, कि वो तो बराबर पढ़ना पड़ेगा, कि नेवी के अंदर तो बराबर माजला है। इसलिए अपने को हर बैकग्राउंड की तैयारी करनी है, क्योंकि कंपटीशन इतना बढ़ गया है कि जिस भी नंबर है वही अच्छा है, चाहे एक्स में आए, चाहे वाई में आए, चाहे SSR हो, चाहे AA हो, MR हो। इसके लिए अपने को हर प्रकार से तैयार रहना है और उसी तैयारी में मैं आपके साथ एक सहायक के रूप में कार्य कर रहा हूँ। ठीक है, हो सकता है जहाँ तक मैं आपको 100% वही बातें बताऊँगा जो एग्जाम में आएगी। ठीक है, अपना टॉपिक है अब का संघ व राज्य क्षेत्र।
देखो भारतीय संविधान में कितने भाग हैं, तो पहले मैं थोड़ी सी एक्स्ट्रा बात कर लेता हूँ। भारतीय संविधान में टोटल कितने भाग हैं, तो भारतीय संविधान में टोटल 22 भाग हैं। मतलब अपने देश के जो संविधान है इसको कितने भागों में विभाजित किया गया है, 22 भागों के अंदर विभाजित या 22 भागों में विभाजित करके बनाने का कार्य किया गया है। इन 22 भागों में कितने आर्टिकल हैं, तो 395 आर्टिकल हैं। भाई कितने अनुच्छेद हैं, 395 अनुच्छेद हैं। 395 अनुच्छेद थे जब भारतीय संविधान का निर्माण हुआ था, लेकिन वर्तमान समय तक कितने अनुच्छेद और ऐड कर दिए गए, तो वर्तमान समय तक 71 अनुच्छेद और ऐड कर दिए गए। तो इनकी संख्या बढ़कर कितनी हो गई, 466। कितनी हो गई, इनकी संख्या बढ़कर हो गई 466 हो गई। तो अब बात करेंगे अपन भाग की। आप जो 22 भाग हैं इसमें से आपको कितने भाग याद रखने हैं, 4 भाग डिस्कस करेंगे। अकॉर्डिंग टू नेवी एयरफोर्स के सिलेबस के आधार पर बात की जाए तो आपको 4 ही भाग पढ़ाऊंगा मैं। 4 में से प्रश्न आएंगे, पूरे भाग के डिस्कस नहीं करेंगे। सर क्या अनुच्छेद हमको सारे याद करने हैं, नहीं, 4 तो भाग याद करने हैं आपको। कितने भाग याद करने हैं, 4 तो भाग याद कराऊंगा और गिनती के 15 अनुच्छेद है। हालांकि अनुच्छेद से प्रश्न नहीं आते हैं, फिर भी मैं रिस्क नहीं ले सकते, इसलिए आपको 15 ऐसे अनुच्छेद हैं जहां से प्रश्न आ सकता है, क्योंकि 21 बार MR वगैरह जैसे एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। तो उसी आधार पर वो आपको 15 अनुच्छेद याद रखने हैं और 4 भाग याद रखने हैं। इससे ज़्यादा आपको माथापच्ची नहीं करनी है। तो अमर पहला टॉपिक, जो चौथा टॉपिक है अपना संघ व राज्य क्षेत्र, उसके बारे में डिस्कस कर रहा हूँ। देखो प्रश्न आ जाए कि भारतीय संविधान के भाग 1 का संबंध किससे है, तो भारतीय संविधान का जो भाग 1 है उसके अंदर क्या लिखा गया है, संघ व राज्य क्षेत्र। क्या लिखा गया है, संघ व राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। और भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं, तो अनुच्छेद संख्या 1 से लेकर और अनुच्छेद संख्या 4। तो अनुच्छेद संख्या 1 से लेकर और अनुच्छेद संख्या 4 तक भारतीय संविधान में भाग 1 का उल्लेख किया गया है, जिसमें किसका उल्लेख किया गया है, संघ व राज्य क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बन जाते हैं। क्वेश्चन संख्या फर्स्ट, पहला प्रश्न यह कहता है विद्यार्थियों कि भाग 1 का संबंध है नागरिकता से, मूल अधिकार से, संघ व राज्य क्षेत्र से या नीति निर्देशक तत्व से। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, संघ व राज्य क्षेत्र। संघ व राज्य क्षेत्र का उल्लेख भारत के किस भाग में किया गया है, संविधान के किस भाग में किया गया है, तो आपको राइट आंसर देना है भाग 1 में उल्लेख किया गया है। अब आपको 1 बाय 1 में आपको अनुच्छेद के बारे में डिस्कस करता हूँ। ज़्यादा नहीं करने, मैंने क्या कहा, मैं 15 अनुच्छेद बताऊँगा, उसको 15 ही अनुच्छेद याद रखने हैं। सबसे पहले मैं बात करूँगा आर्टिकल संख्या 1। अनुच्छेद 1 क्या कहता है, अनुच्छेद 1 क्या कहता है, बहुत ईजी है, कोई टफ माजला नहीं है अगर आप आराम से समझोगे। तो देखो अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का क्या है, यूनियन है। बस भाग अनुच्छेद 1 कंप्लीट। अनुच्छेद 1 कंप्लीट हुआ। भारत राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का क्या है, यूनियन है। कितनी बातें निकल कर आई, कहने का मतलब क्या है, कितने राज्य हैं भारत में वर्तमान में, 28 राज्य। कितने राज्य हैं, 28। केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है, 8 है, क्योंकि दादर नागर हवेली व दमन द्वीप को क्या किया गया है, 1 कर दिया गया है। पहले 7 केंद्र शासित प्रदेश थे, फिर जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 और बन गए, तो केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी हो गई, 9। अब वर्तमान के अंदर दादर नागर हवेली अलग केंद्र शासित प्रदेश था, दमन द्वीप अलग था। अब दोनों को क्या कर दिया गया, 1 कर दिया। 1 करते ही इनकी संख्या 9 से घटकर कितनी हो गई, 8 हो गई। तो 8 केंद्र शासित प्रदेश और 28 राज्य, इनको एक साथ में अपन क्या कहते हैं, अरे इन्हीं को तो अपन क्या कहते हैं, भारत। अर्थात इनके यूनियन है, अर्थात भारत राज्यों, 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का क्या है, यूनियन। यूनियन का आप जानते हैं अर्थ, संगठन बोल दो, समूह बोल दो, संघ बोल दो। अरे आपसे कोई पूछ ले कि परिवार क्या है, तो माता पिता भाई बहन दादा दादी, इन्हीं को सबको एक साथ में अपन क्या कहते हैं, परिवार कहते हैं। तो भारत क्या है, भारत 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का एक संघ है, संगठन है, यूनियन है। ऐसा सब याद रख सकते हैं, ठीक है। तो अनुच्छेद 1 कंप्लीट हुआ। तो प्रश्न ऐसा आता है कि भारत केंद्र शासित प्रदेश व राज्यों का क्या है, संघ है, संगठन है, यूनियन है,
फेडरेशन है। तो इसके लिए आपको शब्द याद रखना है। यहाँ पर आप सिर्फ यूनियन शब्द का ही प्रयोग करेंगे, यहाँ पर आप संगठन, संघ ऐसे शब्दों का प्रयोग नहीं कर सकते, यहाँ पर सिर्फ यूनियन शब्द का प्रयोग किया जाएगा। तो अनुच्छेद 1 के अनुसार भारत राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों का है, 4 ऑप्शन आएंगे, आपको करना है यूनियन। और ये जो यूनियन शब्द है जो अनुच्छेद 1 में लिखा गया है, ये यूनियन शब्द कौन से देश से लिया गया है? तो ये यूनियन शब्द भारतीय संविधान में कौन से देश से लिया गया है? कनाडा। कौन से देश से लिया गया है? कनाडा देश से लेने का कार्य किया गया। यह भी एग्जाम के अंदर आया हुआ प्रश्न है कि भारतीय संविधान में यूनियन शब्द कौन से देश से लिया गया है? तो कनाडा देश से लिया गया है। क्या है ये? 28 राज्यों व 8 केंद्र शासित प्रदेशों का यूनियन है भारत, अनुच्छेद 1 कहता है। और यूनियन शब्द कौन से देश से लिया गया है? कनाडा देश से लिया गया है। ठीक है, यहीं से नोट लगाकर आपको बात याद रखनी है। वो जो नोट है ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट हो सकता है, एग्जाम को लेकर वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या? भारतीय संविधान में इंपॉर्टेंट क्यों है? देखो, भारतीय संविधान में भारत के 2 नामों को मान्यता प्रदान की गई है। अर्थात भारतीय संविधान में भारत के कितने नामों को मान्यता प्रदान की गई? ये एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है, इसीलिए मैंने इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगाया। 5 स्टार प्रश्न है ये 5 स्टार वाला क्वेश्चन है, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ प्रश्न है। विद्यार्थियों, प्रश्न ये पूछा गया था कि भारतीय संविधान में भारत के कितने नामों को मान्यता प्रदान की गई है। अर्थात आपको सबको पता है कि भारत के 3 नाम हैं। कौन कौन से? एक तो भारत, एक इंडिया और एक हिंदुस्तान। कहने को तो आर्यवर्त भी कहते हैं, लेकिन एक्चुअल में अपन 3 नामों से जानते हैं, हिंदुस्तान, भारत और इंडिया। इन 3 नामों में से कितने ऐसे नाम हैं जिनकी संविधान के अंदर उल्लेख किया गया है या उनको मान्यता प्रदान की गई है? तो आपको याद रखने हैं 2 नाम। ऐसे 2 नाम हैं। एक तो नाम है भारत, अगर हिंदी में कहना हो तो आप भारत कहेंगे, और अंग्रेजी में कहना हो तो आप क्या कहेंगे? इंडिया। अर्थात हिंदुस्तान जो नाम है इसका उल्लेख भारतीय संविधान में नहीं किया गया है। तो दिमाग में असर प्रश्न, क्यों हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग भारतीय संविधान में क्यों नहीं किया गया है? तो इसके पीछे यह कारण है कि हिंदुस्तान शब्द के अंदर पहला शब्द क्या आया? हिंदू। पहला शब्द क्या आया? हिंदू। अब हिंदू एक क्या है? धर्म है। भारत देश का संविधान क्या कहता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब हो गया भारत का कोई धर्म नहीं है। ठीक है, हम सब एक हैं, कोई धर्म नहीं है। हिंदुस्तान शब्द के अंदर पहला शब्द आता है हिंदू। हिंदू एक धर्म है, इसके नाते अगर हिंदू शब्द को मान्यता प्रदान की जाए तो ऐसी परिस्थिति के अंदर अपने देश के संविधान में जो बात लिखी गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, उसका क्या होती है? उसका उल्लंघन होता है। तो ऐसी परिस्थिति के अंदर 2 ही शब्दों को मान्यता दी गई है। एक शब्द है भारत और दूसरा शब्द क्या हो जाएगा? इंडिया। तो एग्जाम को लेकर इंपॉर्टेंट है कि कौन से अनुच्छेद के तहत भारतीय संविधान के 2 नामों को मान्यता प्रदान की गई है? तो आर्टिकल संख्या 1। कौन कौन से 2 अनुच्छेद हैं? एक तो है कौन कौन से 2 नाम है? एक तो है भारत और दूसरा क्या हो जाएगा? इंडिया। तो अनुच्छेद 1 के अंदर कितने प्रश्न बन गए विद्यार्थियों? 4 क्वेश्चन बन गए। दोबारा से रिपीट कर देता हूँ। भारत राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों का क्या है? आपको आंसर देना है यूनियन, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न, यूनियन शब्द कौन से देश से लिया गया है? कनाडा देश से लिया गया है। तीसरा प्रश्न, भारतीय संविधान में भारत के कितने नामों को मान्यता दी गई है? तो 2, 3, 4, 5 ऐसे दे दे तो आपको 2 बताना है। तीसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान में किन 2 नामों को मान्यता प्रदान की गई है? तो एक तो भारत और किसको दी गई है? इंडिया को मान्यता प्रदान करने का कार्य किया गया है। ठीक है, यहाँ से अनुच्छेद संख्या 1 कंप्लीट होता है। अब मैं बात करूँगा अनुच्छेद 2 की। अगर आपको अनुच्छेद याद रहता है तो ठीक है, नहीं रहता है तो कोई बड़ी भारी बात नहीं है, कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन इस अनुच्छेद के अंदर जो अपने बातों का डिस्कस किया है वो आपको जरूर याद होना चाहिए। ठीक है, चलो अनुच्छेद संख्या 2 किसकी बात करेंगे? अनुच्छेद संख्या 2 के बारे में डिस्कस करते हैं। अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि भारत में नए राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों व केंद्र शासित प्रदेशों के गठन का अधिकार। भारत में नए राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के गठन का
अधिकार किसे दिया गया है? अधिकार जो है वह किसे दिया गया है? कहने का मतलब है कि अगर भारत में जैसे मान लो वर्तमान में 28 राज्य हैं, तो मान लो बढ़कर 29 करना है, मान लो कोई राज्य का गठन करना है या किसी केंद्र शासित प्रदेश का गठन करना है, तो इनका गठन कौन करेगा? पहला ऑप्शन राज्यपाल, दूसरा ऑप्शन संसद, तीसरा ऑप्शन राष्ट्रपति, चौथा ऑप्शन सर्वोच्च न्यायालय, पांचवा ऑप्शन प्रधानमंत्री। तो ऐसे आपके सामने ऑप्शन रखेगा। ऐसी परिस्थिति के अंदर आपको गलत आंसर नहीं देना है। आंसर क्या देना है? हमेशा गांठ बांध के याद कर लो। अगर अपने देश में कोई भी चीज़ ऐड करनी है या कोई भी चीज़ में परिवर्तन करना है तो सीधा आपका राइट आंसर जाना चाहिए संसद। अर्थात भारत में नए राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के गठन करने का अधिकार किसे प्रदान किया गया है? संसद को प्रदान किया गया है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है, क्योंकि अभी अभी आपने देखा होगा पीछे भारत के 2 नए केंद्र शासित प्रदेशों का गठन हुआ। तो ऐसे केंद्र शासित प्रदेशों का गठन किसके द्वारा किया जाएगा? संसद के द्वारा किया जाएगा। अगर राज्य के गठन का जिक्र किया जाए तो राज्यों का गठन भी किसके द्वारा किया जाएगा? संसद के द्वारा किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 जून 2014, तो जैसे 2 जून 2014 को भारत के कौन से राज्य का गठन किया गया? आप सबको पता है कि भारत के तेलंगाना राज्य का गठन किया गया। तो वर्तमान में भारत का अगर सबसे नवीनतम राज्य पूछा जाए तो भारत का वर्तमान में सबसे नवीनतम राज्य कौन सा है? तेलंगाना। कौन सा है? तेलंगाना। जिसका गठन कब किया गया? जिसका गठन 2 जून 2014 को किया गया। ऐसे गठन कौन करेगी? संसद करेगी। दूसरा, जैसे मान लो बात की जाए 31 अक्टूबर 2019 से, कब की बात है? 31 अक्टूबर 2019 से। एक तो था जम्मू कश्मीर, एक तो क्या हो गया? जम्मू कश्मीर, व एक क्या था? लद्दाख। तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख जो 2 नवीनतम क्या हैं? केंद्र शासित प्रदेश हैं। ये 2 क्या हैं? नवीनतम है जो केंद्र शासित प्रदेश हैं। इन नवीनतम केंद्र शासित प्रदेशों का गठन भी किसके द्वारा किया गया? संसद के द्वारा किया गया। तो यहाँ से भी 2 बड़े प्रश्न बन जाते हैं। अगर पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे नवीनतम राज्य कौन सा है, तो आपको राइट आंसर जाना चाहिए तेलंगाना। अगर प्रश्न ऐसा पूछ लिया जाए कि भारत का सबसे नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है, तो कौन सा हो जाएगा? जम्मू कश्मीर और लद्दाख भारत के सबसे नवीनतम केंद्र शासित प्रदेश है। ठीक है ना? यह आपको डिस्कस याद रखना है। इसके बारे में नॉर्मल सी जानकारी और बचती है, वो अपन कल करेंगे।